गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे ही जाते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज आप लोग 50 में से कम 20 प्रश्न भी सही लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है, क्योंकि ज़बरदस्त प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, ज़्यादा मतलब सरल प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग क्लास को देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और हर प्रश्न का जवाब आपको देते हुए चलना है। ठीक है, पूरे 50 के आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए, चाहे गलत आता हो चाहे सही आता हो। ठीक है, चलिए। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? सभी लोग जवाब देना स्टार्ट करेंगे और जवाब आना स्टार्ट भी हो गया है सभी का। सभी को भाई गुड इवनिंग, और सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? तो वो कर रहे थे निज़ामुल मुल्क जुनैदी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, और ये पहली महिला शासिका भी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है रजिया सुल्तान। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 1258 ईस्वी में जो है किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? डी वाला भी देख सकते हैं ऑप्शन। 1528 में जो है किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? तो वो थे हलाकू। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वह था सदाशिव राव भाऊ था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब था? 1761 में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच। तो ये तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक युद्ध आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध को कब हुआ था? और प्लासी का युद्ध को कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सभी लोग। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताया करें। जो चीज़ें आप लोग लिख देंगे वो चीज़ें आपके माइंड में थोड़ा कुछ समय के लिए रह जाएंगे। ठीक है, जब लिखेंगे नहीं केवल वीडियोज़ देखेंगे तो फिर भाई काम नहीं चलने वाला है। चलिए, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? 54 को जवाब दीजिए। इल्तुतमिश द्वारा जो है सत्ता ग्रहण करने का आधार था क्या? तो दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था, यही जो है आधार था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी को भाई गुड इवनिंग। सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें जितने भी लोग नए हैं। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए, महमूद गजनवी ने भारत आक्रमण के समय अरबी विद्वान अल-बरूनी ने जो है किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, और क्लास के बारे में फीडबैक अपना जरूर दिया करें, कैसी लगती है मेरी क्लास। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय अरबी विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? मैं कई दिनों से मैराथन की क्लास लेने की सोच रहा हूँ, एक्चुअली मैटर बना नहीं पाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा मेहनत हो जाती है, सर दर्द करने लगता है, इसी की वजह से मैं मैराथन क्लास आपकी नहीं ले पाता हूँ। तो मैं बहुत ही जल्द लूँगा। मैराथन में क्या होगा, थोड़ा आपका मतलब हर चैप्टर क्लियर हो जाएगा। हर चैप्टर में उसे मैं समझा दूंगा, हर चैप्टर से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उठाऊंगा, उसी में आपका करवा दूंगा। ठीक है, तो महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय अरबी विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना जो है अल-बरूनी ने की थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, त्रिपुरी अधिवेशन जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ स्थित है? त्रिपुरी जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय या आशुतोष मुखर्जी या अली इमाम? तो
वो जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे कौन थे भाई? सभी लोग 57 का जवाब देंगे। आशुतोष मुखर्जी थे, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि BHU की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, BHU की स्थापना किसने की है, तो मदन मोहन मालवीय ने की है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो बकाया लगान की वसूली के लिए जो है किया गया था। दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था भाई? आर्य समाज से संबंधित कौन था? और सभी लोग छाप देंगे। पहले आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? निम्नलिखित में से आर्य समाज से संबंधित था भाई कौन इसमें? तो ये तो थे नहीं, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं। एनी बेसेंट ये जो है आर्य समाज से संबंधित है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एनी बेसेंट क्या थी? पहली क्या थी ये एनी बेसेंट? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलिए निम्नलिखित में से रणजीत सिंह किस मिसल से जो है संबंधित था? 60 का जवाब देंगे। तो ये जो है सुकर चाकिया से संबंधित है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये कि अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल के नवाब थे नजमुद्दौला। कौन थे? नजमुद्दौला। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सालाबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सॉरी सालबाई है कि संधि का मुख्य परिणाम क्या था? सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति मराठा अधिनिकरण, ये जो है मुख्य परिणाम था, मेन था। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सन 1891 के एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी कितनी? सन 1891 के एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? 12 वर्ष जो है निर्धारित की गई थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? सभी लोग 64 को जवाब देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और क्लास के बारे में फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें। और जैसे आपका एग्जाम होता है 6 जुलाई के बाद, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगती हैं, क्या गलतियाँ आपको नहीं करना है ताकि आपका एक ही बार में आपका बीएड में एडमिशन हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर गलतियाँ करते हैं, अच्छे नंबर लाने के बावजूद तो फिर काउंसलिंग में गड़बड़ी कर देते हैं, तो वो लोगों को एडमिशन नहीं हो पाता है। तो बस ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए, ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। और आगे जब आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, टेट सीटेट का एग्जाम देंगे तो कैसे फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया जाता है इन दोनों एग्जाम्स को, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूं, ठीक है। बस भावी अध्यापक हैं आप लोग, अध्यापिका हैं, ठीक है, तो बस जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना है? तो महात्मा गांधी बने हैं, मोतीलाल नेहरू बने हैं, गोपाल कृष्ण गोखले बने हैं, बाल गंगाधर तिलक नहीं बने हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? प्रश्न क्या है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? तो ये जो है अप्रैल 1858, हाँ 1858 ही है, 58 में जो है लड़े थे। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? 1505 आई एम वेरी सॉरी 1935, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1935 में प्रदान की गई थी, ठीक है। चलिए मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करिए, यानी कि मानव का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? कई बार बताया हूं, मानवता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानवता हो जाएगा। देखिए कला वर्ग से हैं आप लोग, तभी ये वीडियो देख रहे हैं। कला वर्ग में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें किसी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसमें आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है, राज्य व्यवस्था हो गया, और आपका मनोविज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया। कई सब्जेक्ट से क्वेश्चंस इसमें आते हैं, कम से कम 7 से 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं।
अच्छा, फोकस किस में करना है भाई? कई सब्जेक्ट हैं तो हम कौन कौन सी बुक पढ़ें? तो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास लूसेंट है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई भी बुक आपके पास है तो उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उधर आपका जी के 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जी के कवर हो जाएगा अच्छे से, और इधर आपका कला वर्ग भी कवर हो जाएगा, क्योंकि कला वर्ग में जब ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे वो जी के जिसके ही आएंगे, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था के ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कोई भी आपके पास जी के की बढ़िया बुक है तो आप लोग उसे पढ़िए, आपका स्कोर चला जाएगा। ठीक है, ज़्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जी के अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अच्छे से, वही काम आएगा आपका। ठीक है, चलिए, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आई थिंक ये क्वेश्चंस पहले की क्लास में भी करवा चुका हूँ। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो यहाँ पे के लिए आ जाएगा। ठीक है, के लिए आ जाएगा, समझ में आ गया? ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया इसका। चलिए, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बताइए। टॉपिक वाइज की क्लास का ये क्वेश्चन है कि नहीं है? तो उड़ा दीजिए। प्राण, प्राण शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑन कौन से शब्द हैं, और कौन से शब्द हैं बताइए जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? छाप दीजिए सभी लोग। चलिए, इसमें बताइए। चूज द करेक्ट फिनेटिक सिंबल फॉर द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड थिक। यहाँ पे ऑब्लिक लगाए हो, फिर थीटा, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका सिंबल। ठीक है, चलिए। देयर इज डॉट डॉट ट्रूथ इन वाट ही सेस, यहाँ पे क्या आएगा? देयर इज डॉट 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 ट्रूथ इन वाट बी सेस, तो यहाँ पे आपका लिटिल आ जाएगा। देयर इज लिटिल ट्रूथ इन वाट ई सेस, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेचर्स ब्यूटी इज फॉर डॉट डॉट ऑफ यूज अस टू एडमायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्राथमिक घाटे में यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज जोड़ दिया जाए तो वह बराबर होगा किसके? प्राथमिक घाटे में यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज जोड़ दिया जाए तो वह बराबर होगा किसके? तो वह बराबर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बजट के घाटे की पूर्ति निम्न तरीके से की जा सकती है, किस तरीके से की जाती है बजट के घाटे पूर्ति की? तो बजट के घाटे की पूर्ति जो है किस तरीके से की जा सकती है? केंद्रीय बैंक से शुद्ध अल्पकालिक ऋण लेकर जो है बजट के घाटे की पूर्ति की जा सकती है। 74 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। द्वैधिकारी विशेष दशा है किसकी? द्वैधिकारी विशेष दशा है किसकी भाई? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। द्वैधिकारी विशेष दशा है किसकी? तो ये अल्पाधिकार की है विशेष दशा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तट से सागर के गहरे भाग की ओर भूमिज निक्षेपों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? सही का अनुक्रम बताइए। आज के क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा हार्ड थे और इसी तरह का पेपर आएगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा। पढ़े रहेंगे तो आपको सरल लगेगा, नहीं पढ़ के जाएंगे तो फिर हार्ड ही लगेगा। इजी पेपर भी आपका हार्ड लगेगा। तो कम से कम पढ़ते रहें, डेली पढ़ते रहें तो आपको समझ में आएगा पेपर भी। ठीक है, जब कुछ नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। सरल प्रश्न भी आप लोग गलत करके आ जाएंगे कि हाँ ये मैं पढ़ा था क्या, गलती करके आएंगे फिर। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका रेत आएगा, फिर गाद आएगा, उसके बाद आपका मृतिका आएगा, उसके बाद पंख आएगा। तो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सहारा में बहने वाली गर्म शुष्क हवा कहलाती है क्या? सहारा में बहने वाली गर्म शुष्क हवा कहलाती है क्या? तो सहारा में बहने वाली गर्म शुष्क हवा कहलाती है सिरको। क्या कहलाती है? सिरको कहलाती है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। क्षेत्रीय विसरण मॉडल के अग्रदूत थे कौन? क्षेत्रीय विसरण मॉडल के जो है अग्रदूत जो है कौन थे? सभी लोग भाई जवाब देंगे। क्षेत्रीय विसरण मॉडल के अग्रदूत थे कौन? तो वह थे टी हैगर स्टैंड। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है जवाब दीजिए सभी लोग। 79 का जवाब दीजिए सभी लोग, कौन सही नहीं है? तो इसमें कांडला खंभात की खाड़ी में अवस्थित है, ये आपका नहीं सही है। ठीक है, तो 79 का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कांडला खाड़ी जो है तटीय ना होकर एक मतलब आंतरिक पत्तन है बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका सब सही है। ठीक है, बी वाला आपका नहीं सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस फसल उत्पादन की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है? किस फसल उत्पादन की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है?
तो वो फसल है चावल, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक चलवासी कृषि करती है? कौन सी जनजाति जो है एक चलवासी जो है कृषि करती है? तो भारत की भील जनजाति जो है चलवासी कृषि करती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी संसाधनों के प्रबंधनों के संबंध में सही है? तो प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत विदोहन तथा पर्यावरण की गुणवत्ता का अनुक्षरण, ये जो है आपका सही है। ठीक है, डी वाला। और वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक आप लोग नहीं करते हो। लाइक करने से कुछ नहीं, मैं मोटिवेट हूँगा। लाइक कर दिया करो तो मैराथन की क्लास जल्दी लेके आ जाऊँ मैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूगार्भिक चक्र का भाग है? भूगार्भिक चक्र का भाग कौन सा है? 83 का जवाब दीजिए सब लोग। भूगार्भिक चक्र का भाग है जलीय चक्र। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत में पहले वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किस वर्ष कराए गए थे? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसमें 2-3 क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं, तो इसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन जो है लौह अयस्क खादान सुपीरियर झील प्रदेश में नहीं है? तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कृवाई रॉग में नहीं है। ठीक, 4-5 क्वेश्चन में स्किप किया हूँ। ठीक है, उसमें से आप लोग माइनस कर लीजिएगा। तो कृवाई रॉग में जो है नहीं स्थित है। ठीक है, चलिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको जो है मिलान करना है। यहाँ पे कौन, यहाँ पे फसल है और उत्पादक क्षेत्र हैं। चलिए, मिलान करिए सभी लोग। तो यहाँ पे नारियल दिया गया है, तो नारियल का जो उत्पादक क्षेत्र है वो है पापुआ न्यू गिनी। केला का आपका इक्वाडोर है। उसके बाद मूंगफली का आपका सेनेगल है। और चाय का आपका कीनिया है। ठीक है, तो इसका जो है 90 का ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित भूगार्भिक युग्मों का जो है सही कालक्रम कौन सा है? निम्नलिखित भूगार्भिक युग्मों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले इसमें मायोसीन आएगा, उसके बाद प्लायोसीन आएगा, उसके बाद प्लीस्टोसीन आएगा, उसके बाद होलीसीन आएगा। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही इसका सही कालक्रम है। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कई बार ये क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करती है? कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करती है? तो ढलान कृषि द्वारा जो है मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करती है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? 94 का जवाब दीजिए। तो वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है इसमें? तो इसमें केवल यही सही है, मसाई, जो कि पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जैसे यहाँ पे थारू है, तो थारू आपका जो है भारत में पाया जाता है। ठीक है, सेमांग आपका यहाँ पे मलेशिया में पाया जाता है। ठीक है, बिहू आपका जो है अरब प्रायद्वीप का है। ठीक है, तो यही आपका केवल सही था। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पे कुछ झील हैं, कौन सी झील किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है।
तो यहाँ पे सांभर झील हो गया, लोनार झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोनार आपका जो है, सांभर बहुत इंपॉर्टेंट है। सांभर आपका जो है राजस्थान में, सी का 4 हो गया। लोनार आपका जो है महाराष्ट्र में है, तो बी का आपका 1 हो गया। देखिए सी का 4 बी का 1 किसी में है, सी का 4 हो गया और बी का 1 हो गया, तो इसमें है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप लोग पुलिकट और नवकुचिया को देखिए, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो वह ग्रह आपका कौन सा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? तो वो है आपका शुक्र, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है भाई? 98 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे डंडी ही नहीं, पहला वाला ही मतलब नहीं है। ये जूट उद्योग के लिए नहीं है, ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? मणिपुर की राजधानी क्या है? मेघालय की क्या है? अरुणाचल की क्या है? नागालैंड। नागालैंड की कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, ये सही है, ठीक है। मेघालय की शिलांग होती है, ये नागालैंड की है। मणिपुर की इम्फाल होती है, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अच्छे से, फिर बताइए आप लोग। तो केवल इसमें 1 वाला और 3 वाला सही है, ठीक है। 1 वाला और 3 वाला, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपके ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि इसमें 3-4 क्वेश्चंस स्किप कर दिए हैं, ठीक है। और कैसे लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास पे।